हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट शेड्यूलिंग क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसजेएफ। ठीक है, तो बेसिकली देखिए एसजेएफ का फुल फॉर्म जो है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हर एक क्राइटेरिया के हमारे पास दो मोड होंगे, तो उनको इस वाले वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बेसिकली दिस इज मोड, जो मैंने ये लिखा है ना, दो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये मोड्स हैं। ठीक है, और ये क्राइटेरिया है हमारा एक एसजेएफ। अब देखिए मोड क्या है, बेसिकली एक मोड है हमारा नॉन प्रिमिटिव और दूसरा है प्रिमिटिव। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि एक बार अगर किसी प्रोसेस को हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया है तो वो तब तक उसमें सीपीयू में रहेगा जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता या अगर उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो इसको ही लिखा हुआ है, देखिए वन सीपीयू गिवन टू द प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रिमिटेड। यहां पे प्रिमिटेड का मतलब है कि स्विचिंग नहीं होगी। इट कैन नॉट बी प्रिमिटेड अंटिल कंप्लीट्स इट्स सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट मतलब जब तक कि वो पूरा कंप्लीशन ना हो जाए, ये नॉन प्रिमिटिव कहता है। और वही प्रिमिटिव क्या कहता है, प्रिमिटिव कहता है कि इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद सीपीयू बर्स्ट लेंथ लेस देन रिमेनिंग टाइम ऑफ करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इट प्रिम्ट। तो इसका मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो छोटा होगा प्रोसेस उसको हम पहले मौका देंगे। ठीक है, और जो बड़ा होगा उसको हम बाद में मौका देंगे। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि मान लो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आ गए। ठीक है, जब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस आ गए तो हो सकता है भाई सबका बर्स्ट टाइम अलग अलग हो न्यूमेरिकल में कि कौन कब जो है एग्जीक्यूट करके खत्म करेगा। तो कब कौन खत्म करके एग्जीक्यूट करेगा, तो मान लो जो जिस सीरियल में आया है ना उसी सीरियल में एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इस केस में क्या है कि मान लो पहला प्रोसेस आया जिसका एग्जीक्यूशन टाइम मतलब बर्स्ट टाइम जो है 10 है और वो एग्जीक्यूट अभी कर ही रहा है, कंप्लीशन उसका नहीं हुआ है, तब तक दूसरा एक प्रोसेस अराइव हो जाता है जिसका बर्स्ट टाइम करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस से कम है, तो हम क्या कर देंगे वहां प्रिम्प्ट कर देंगे। मतलब उस केस में P1 को हम पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना करके जिसका कम जॉब मतलब कम बर्स्ट टाइम आया है उसको हम मौका देंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे और वापस से हम P1 पे आकर के उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। और जब हम एसजेएफ का प्रिमिटिव मोड पढ़ते हैं तो उसी को हम कहते हैं एसआरटीएफ। एसआरटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें दो पॉइंट्स आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें है इफ द टू प्रोसेस हैव द सेम लेंथ नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, मतलब किसी दो प्रोसेस का मान लीजिए बर्स्ट टाइम 4 और 4 है। अब आप पूछेंगे सर इसमें शॉर्टेस्ट कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, जो पहले आया हो ठीक है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए कह रहा है कि जब दोनों का सेम हो तो वहां पे हम एफसीएफएस यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा पॉइंट देखिए एसजेएफ। ठीक है, एसजेएफ इज ऑप्टिमल, मतलब ये जो है ऑप्टिमल होगा। ठीक है, दैट इज गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेस। अगर कोई गिवन सेट ऑफ प्रोसेस है और आपसे पूछता है कि एसजेएफ और एसआरटीएफ में एवरेज वेटिंग टाइम किसका कम होगा, तो आप कहेंगे एसजेएफ। तो इन दोनों में एसजेएफ जो है वो ऑप्टिमल है। तो याद रखिएगा कि एसजेएफ का नॉन प्रिमिटिव मोड जो है वो एसजेएफ कहलाता है। अगर मैं यहां लिखूं नॉन प्रिमिटिव तो दिस इज एसजेएफ, और अगर इसी का हम प्रिमिटिव मोड पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे एसआरटीएफ। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपने यहाँ पे देखा। अब हम बेसिकली इसको और क्लियर करने के लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम एकदम हमारी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ लिख रखा है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मतलब यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेस लिया है। ठीक है, जिसका अराइवल टाइम अगर आप देखें तो P1 का अराइवल टाइम जो है 0 है। ठीक है, उसी तरीके से P2 का अराइवल टाइम 2 है, P3 का 4 है, P3 का 4 है और P4 का 5 है। अराइवल टाइम का मतलब ये है कि कौन जो है प्रोसेस कब आ रहा है। ठीक है, कब वो रेडी स्टेट में आ रहा है, जब तक वो रेडी स्टेट में नहीं होगा हम उसको एग्जीक्यूशन नहीं देंगे। तो ये प्रोसेस दिया हुआ है। इससे पहले वाला जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एफसीएफएस के केस में, वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने लिया था आपने देखा होगा, वहां मैंने अराइवल टाइम डिस्कस नहीं किया था। वहां हमें मान के चल रहा था कि सारे प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में पड़े हुए हैं, हम किसी को भी चूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अराइवल टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो इसे ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि कौन सा प्रोसेस कब आ रहा है उसके हिसाब से हम गन चार्ट बनाएंगे। और ये इस रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम है कि कौन कितने देर में कंप्लीट होगा। तो मैंने बताया था कि इस केस में भी हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेटिंग टाइम हम दोनों केस के लिए देखेंगे। एक बार हम एसजेएफ के लिए देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एसआरटीएफ के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट वाइज जो है हम गन चार्ट कैसे बनाएंगे। तो गन चार्ट देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका गन चार्ट बनाते हैं।
तो गन चार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले प्रोसेस कौन आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम 0 टाइम से। तो 0 टाइम में देखिए P1 प्रोसेस जो है वो अराइव हो गया 0 पे। ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम क्या है 7 है। अब आपको मैंने बताया था एसजेएफ जो है नॉन प्रिमिटिव है, मतलब एक बार अगर उसको हमने एलोकेट कर दिया सीपीयू तो वो पूरा एग्जीक्यूट करेगा जितना उसका बर्स्ट टाइम गिवन है। अब देखिए एक चीज देखिए, जब ये 7 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट कर जाएगा तो आप देखिए कि इसमें अराइवल टाइम मैक्सिमम क्या है 5, मतलब 5 सेकेंड में चारों प्रोसेस आ गए। ठीक है, मतलब अगर ये 7 तक एग्जीक्यूट कर गया है P1 तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि अब ये चारों जो है वो रेडी स्टेट में है, जहां पे पहला जो है एग्जीक्यूशन हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने आपसे कहा था कि ये एसजेएफ क्राइटेरिया पे है, एफसीएफएस पे नहीं है। क्योंकि अब आप सोचेंगे सर P1 के बाद P2 करें, नहीं P2 मत करिए, क्योंकि देखेंगे आप P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है और P3 का बर्स्ट टाइम 1 है, तो इसका बर्स्ट टाइम कम है तो हमने शॉर्टेस्ट पढ़ा है। तो अब P1 के बाद जो मौका देंगे हम वो देंगे P3 को, और P3 एग्जीक्यूट करेगा 1 सेकेंड के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 से 8 अपडेट हो। अब P3 एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, अब P3 एग्जीक्यूट कर गया। अब रेडी स्टेट में दो प्रोसेस है हमारे पास, एक है P2 और एक है P4, और दोनों का जो हमारे पास बर्स्ट टाइम है वो है 4 और 4। मैंने बताया था कि जब भी गिवन दो प्रोसेस के सीपीयू बर्स्ट लेंथ सेम हो उस केस में हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, एफसीएफएस। तो इसमें जो पहले आया होगा, तो P2 पहले आया है, तो P2 पहले आया है तो 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, तो 8 + 4 12। उसके बाद लास्ट में बचा P4, तो P4 हम यहां लिखेंगे तो 12 + 4 दैट इज 16। तो ये बन गया गन चार्ट हमारा। ये देखिए इंपॉर्टेंट कि अगर आपने गन चार्ट बना लिया तो उसके बाद आप एवरेज वेटिंग टाइम जो है बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखिए अब एवरेज वेटिंग टाइम के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वेटिंग टाइम फॉर P1। तो P1 के लिए वेटिंग टाइम देखें क्या होगा। सर P1 के लिए कोई वेटिंग टाइम नहीं, वेट किया ही नहीं, 0 पे अराइव किया तुरंत उसको सीपीयू मिला, तो यहां पे लिख दीजिए आप 0। अब नेक्स्ट है वेटिंग टाइम फॉर P2। P2 के लिए वेटिंग टाइम कितना होगा। अब देखने बात ये है कि सर P2 जो है यहां पे है। ठीक है, P2 आया, P2 को मौका कब मिला, आफ्टर 8। ठीक है, अब क्या सर 8 वेटिंग टाइम है इसका, नहीं P2 का 8 वेटिंग टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि P2 तो 2 सेकंड बाद अराइव हुआ है और 8 सेकंड बाद उसको मौका मिला है, तो एग्जैक्ट में जो वेटिंग टाइम होगी 8 - 2। ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अगर हम वेटिंग टाइम फॉर P3 की बात करें तो P3 का जो वेटिंग टाइम होगा, P3 को मौका कब मिला सर, आफ्टर 7 सेकेंड, और P3 आया कब है, आफ्टर 4 सेकेंड। तो 7 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। 8 - 2 यहां 6। ठीक है, लास्ट में देखिए P4 के लिए वेटिंग टाइम अगर आप देखें तो वेटिंग टाइम फॉर P4 कितना होगा, तो P4 को मौका मिला है आफ्टर 12 और आया कब है, 5 सेकेंड के बाद, तो 12 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे, तो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 6 + 3 + 7 अपॉन, देखिए एक प्रोसेस का छूटा हुआ है दैट इज 0 P1 का, और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है 4। 6 + 3 9, 9 + 7 दैट इज 16 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है ये 4 सेकेंड आ गया और ये है हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम। तो याद रखिएगा कि एसजीएफ के केस में 4 आ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि एसआरटीएफ का गन चार्ट कैसा होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम सेम गन चार्ट और एवरेज वेटिंग टाइम जो है हम एसआरटीएफ के लिए निकालेंगे। देखिए अगर अब हम एसआरटीएफ की अगर बात करते हैं सेम क्वेश्चन में एसआरटीएफ, तो देखिए एसआरटीएफ में क्या चेंज हुआ। मैंने कहा एसआरटीएफ में सर चेंज क्या हुआ है, तो एसआरटीएफ में चेंज हुआ है प्रिमिटिव वर्जन। यहां पे प्रिमिटिव आ गया, मतलब क्या कि अगर हमारे पास करंट एग्जीक्यूशन कोई प्रोसेस चल रहा है और उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है एक करंट जो अभी आ रहा है प्रोसेस उससे, तो वहां पे जो है हम क्या देखेंगे, एसआरटीएफ। ठीक है, वहां पे एसआरटीएफ। इसके लिए जो गन चार्ट हम बनाएंगे, देखिए वो गन चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका गन चार्ट देख लीजिए कि गन चार्ट कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अराइवल टाइम जो है वो 0 है। ठीक है, जब अराइवल टाइम 0 है, ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आ रहा है, P1। ठीक है, अब P1 को मौका मिला, तो सर क्या P1 पूरा एग्जीक्यूट करेगा 7 जैसे कि एसजेएफ में कर रहा था, जो कि हमने नॉन प्रिमिटिव वर्जन पढ़ा था। तो आपका आंसर होगा नहीं सर,
यहां पे हम देखेंगे कि अगला जो प्रोसेस आ रहा है उसका बर्स्ट टाइम क्या है। तो इंपॉर्टेंट ये कि अराइवल टाइम क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि ये 0 पे आया, तो सबसे पहले ये आ गया, इसके अलावा ये प्रोसेस अभी नहीं है। लेकिन जब ये P1 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर जाएगा, देखिए मैं यहां पे कट कर रहा हूं 7 से इसको मैं करूंगा 2 सेकंड के लिए, जब एग्जीक्यूट करेगा तो इसका बर्स्ट टाइम हो जाएगा 5। 2 सेकंड क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि 2 सेकंड के बाद जो है एक अगला प्रोसेस आ जा रहा है और उसका हमें बर्स्ट टाइम देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने 2 सेकंड एग्जीक्यूट कराया इसको, तो बचा इसका 5 और 2 सेकंड के बाद P2 भी आ गया। अब देखिए P1 और P2 ये दोनों रेडी स्टेट में है और एक का बर्स्ट टाइम 5 है और दूसरे का 4 है। तो शॉर्टेस्ट जॉब क्या कहता है कि जिसका कम बर्स्ट टाइम है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब P1 को ना मौका मिल करके किसको मौका मिलेगा, P2 को। तो मतलब आफ्टर 2 सेकेंड P1 के बाद हम किसको मौका देंगे, P2 को। अब देखना है कि P2 को कितना मौका दें। तो P2 को हम तब तक मौका देंगे जब तक कि अगला कोई प्रोसेस ना आए, और अगला प्रोसेस कब आ रहा है, 4 सेकंड के बाद, मतलब सिर्फ 2 सेकंड के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो 2 करा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो अगले 2 के बाद मतलब 4 के बाद बेसिकली फाइनली एक अगला प्रोसेस आ जा रहा है P3 जिसका बर्स्ट टाइम है 1। ठीक है, अब जो है प्रोसेस अब रेडी स्टेट में ये 3 प्रोसेस हैं P1 P2 P3 जिसका बर्स्ट टाइम है 5 to 1। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का। तो अब जो है हम P3 को इंट्रोड्यूस करेंगे कितने सेकंड के लिए, जब 1 है। ठीक है, और या तो अगला नेक्स्ट देखोगे तो 1 ही है, मतलब 5 सेकंड के बाद P4 भी आ जा रहा है। तो 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराओगे तो ये बचेगा 0। बचेगा क्या, मतलब खत्म हो गया P3 का एग्जीक्यूशन। तो 1 सेकंड के बाद ये 4 से 5 चला गया और अब आ गया P4 भी। और P4 जो है अराइवल टाइम 5, जब 5 तक एग्जीक्यूट किया तो ये चारों प्रोसेस जो है रेडी स्टेट में है। और रेडी स्टेट में होने के बाद ये चारों मतलब 5, 2 और 4 ये इनके बर्स्ट टाइम है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, अराइवल टाइम पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, ये तीनों प्रोसेस जो है हमारे रेडी स्टेट में आ चुके हैं। अब P3 के बाद अब आप बताओ कि P1 P2 और P4 में किसको मौका मिलेगा। तो आप कहोगे सर जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, तो बर्स्ट टाइम P2 का कम है तो P2 को हमने मौका दिया और P2 एग्जीक्यूट किया कितना, 2 सेकंड के लिए। तो 2 सेकंड एग्जीक्यूट करने के बाद ये भी हो गया 0। तो 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए 7 हो गया। अब हमारे पास P1 है और P4 है, दोनों में बस टाइम किसका कम है, P4 का। तो P4 को हमने मौका दिया और 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 7 + 4 11। P4 भी एग्जीक्यूट हो गया, बचा क्या, P1। तो अब हमने P1 को मौका दिया लास्ट में, फाइनल जो बचा हुआ है, और ये एग्जीक्यूट करेगा 5 सेकंड के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 16। तो ये इस तरीके से आपने गन चार्ट बना लिया इसके कॉन्सेप्ट से। अब जब आपने गन चार्ट इसका बना लिया है तो अब यहां से भी आपको फाइंड करना है वेटिंग टाइम। ठीक है, सबके लिए, P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए और P4 के लिए, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। तो देखिए वेटिंग टाइम फॉर P1 की अगर मैं बात करूं, यहां पे वेटिंग टाइम फॉर P1, तो आप बताओ कि अगर P1 की मैं बात करूं वेटिंग टाइम की, तो P1 को तो वेट करने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो P1 का वेटिंग टाइम है 0। ठीक है, 0 है P1 का वेटिंग टाइम। आप कहोगे जी लेकिन देखो ध्यान से, P1 सिर्फ गन चार्ट में एक बार नहीं आया है कि P1 0 वेट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। P1 दोबारा आया है क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन के बाद P1 को दोबारा मौका मिला है। ठीक है, तो जब दोबारा मौका मिला है तो सर इसका वेटिंग टाइम निकालने का तरीका अलग है, बिल्कुल अलग है। इतना वेट करना था तो वेट तो ये कर रहा है क्योंकि पहली बार सिर्फ कितना एग्जीक्यूट किया इसने, 0 से 2 वेट किया। ठीक है, अब क्या है बेसिकली ये, अब उसको मौका मिला है आफ्टर 11। तो हम करते क्या है, इसका बहुत सिंपल तरीका ये है। अभी देखिए अगर आप कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आराम से वेटिंग टाइम लिख सकते हो। वैसे आप देखो तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर 11 सेकंड के बाद इसको टाइम मिला लेकिन 2 सेकंड ये एग्जीक्यूट कर चुका है, तो 11 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 9 बोल दोगे। तो वैसे आपको सोचना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई प्रोसेस एक से ज्यादा बार आएगा तो हम क्या करेंगे, जो उधर मतलब जो बाद में प्रोसेस अगर सेम प्रोसेस आ रहा है तो उसका इनिशियल पॉइंट लेंगे। देखो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इसमें से माइनस कर देंगे जो पहले आया उसका फाइनल पॉइंट। मतलब यहां पे अगर 11 लिया तो 11 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आप, अगर मैं डिस्कस करूं तो वेटिंग टाइम फॉर P2 देखते हैं। तो सर P2 देखिए, अब आप कहोगे सर P2 भी यहां 2 बार आया है, बिल्कुल 2 बार आया है, तो इसका वेटिंग टाइम क्या होगा। तो देखो P2 यहां पे वेट किया 2। ठीक है, और यहां पे P2 का क्या है, फिर 5 किया है। अब देखो इसमें आप सोचोगे कि सर P2 वेट तो 2 किया है लेकिन यहाँ अराइवल टाइम भी 2 है, तो ये 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 है। फिर यहाँ पे 5 तक वेट किया। तो सिंपली मैंने बताया कि इसमें एक ट्रिक है, जो अगर P2 एक से ज्यादा बार आया तो इसका इनिशियल पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू 5 और माइनस P2 का फाइनल पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेटिंग टाइम फॉर P3, तो P3 कितनी बार आया, एक ही बार आया है। तो क्या है P3 का कब कितना वेट करना पड़ा, 4।
लेकिन वेट करने में याद रखिएगा अराइव कब हुआ है, आफ्टर 4, तो 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। लास्ट में वेटिंग टाइम फॉर P4, P4 का वेटिंग टाइम क्या है, तो P4 देखेंगे इसमें आप, ये 7 है, ठीक है, और आया कब है, आफ्टर 5, तो 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब यहां से एवरेज वेटिंग टाइम अगर आप निकालते हैं तो यहां मिलेगा आपको 9, मतलब अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें, ठीक है, वेटिंग टाइम 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में जो है ये 3 आ गया। तो आपने देखा यहां पे कि हमने जो है सेम प्रॉब्लम को एसजेएफ और एसआरटीएफ दोनों से किया, ठीक है, एसजेएफ और एसआरटीएफ दोनों से किया। और इस केस में अगर हम कंपेयर करें एसजेएफ और एसआरटीएफ में, तो एसजेएफ के केस में 4 आया था और एसआरटीएफ के केस में 3 आया था। तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, पूछते हैं कि ऑप्टिमल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सर एसआरटीएफ जो है वो मोर ऑप्टिमल है एसजेएफ के। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एसजेएफ क्राइटेरिया में, जिसमें 2 मोड हमने डिस्कस कर लिया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें डिफरेंट क्राइटेरिया और पढ़ने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में